सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं थर्ड सेमेस्टर का, फ्लक्सेस एंड फोर्सेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप कैसे इसको समझेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक या इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों ही एक ही है। नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक जो इक्विलिब्रियम पोजिशन में ना हो, और इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो रिवर्सिबल वापस ना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लक्सेस एंड फोर्सेस के द्वारा रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक चेंज की स्टडी की जा सकती है। ठीक है, जैसे एंट्रोपी चेंज हो गया, या फिर नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस हो गया। ठीक है, या फिर रिएक्शन रेट हो गया। तो यही सब चीज़ें हमको फ्लक्सेस एंड फोर्सेस में पढ़ना रहता है। ठीक है, फोर्सेस ऑफ द रिएक्शन को साधारणतः रिएक्शन में भाग लेने वाले पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण या एफिनिटी के द्वारा समझ सकते हैं। देखो, दो एटम के बीच में अगर एफिनिटी है, ठीक है, अगर यहाँ पे जुड़ने के लिए इनके बीच में क्या है, एक दूसरे के प्रति एफिनिटी रखते हैं, ये जुड़ना चाहेंगे, है ना, जुड़ना चाहेंगे, तो यहाँ पे फोर्स कार्य करेगा। तो फोर्स को हम सीधा सीधा एफिनिटी से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्लक्स क्या है, फ्लक्स डिराइविंग फोर्स के अनुसार रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फ्लक्स को आप क्या कह सकते हो, रेट, मतलब एटम या पार्टिकल का जो प्रवाह है। फ्लक्स का मतलब हिंदी में देखा जाए तो प्रवाह टाइप का होता है। ठीक है, एक तरह का प्रवाह, तो जो रिएक्शन को करने के लिए प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना दिया हूँ, है ना, अपने उस हिसाब से। जैसे ये है ए कोई मॉलिक्यूल है, बी कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे स्टॉपर लगा दिए हैं, दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा डब्बा बनाओ, है ना, ज़्यादा एरिया मिलेगा। यहाँ पे स्टॉपर लगा दो, इधर ए लगा दो, इधर बी लगा दो। अब इसको जैसे स्टॉपर को हम यहाँ से हटाएंगे, तो मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल इधर जाना चाहेंगे, ए मॉलिक्यूल इधर जाना चाहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी एरिया छोटा दिख रहा था, मैं इसको छोटा बना दिया था, आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से एफिनिटी की वजह से क्या होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगा। और फ्लक्स क्या है, ये जो पास होने का जो रेट है ना, ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे पास हो रहे हैं, उसको फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, सीधा सीधा रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि रिएक्शन कितना स्पीडली हो रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ दो कंपोनेंट है, ए और बी अलग अलग चैम्बर में रखा हुआ है। जब बैरियर को ओपन किया जाता है तो फोर्स फ्लक्स के अनुसार रिएक्शन होने लगेगा। अब उस समय एंट्रोपी प्रोडक्शन, आप एंट्रोपी प्रोडक्शन पिछला वीडियो में पढ़े होंगे, जिसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, डी इंटरनल एंट्रोपी, ये आई क्या है और एस क्या है, आई मतलब इंटरनल, ये एस क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज इन डी टी, स्मॉल टाइम में। ठीक है, स्मॉल एंट्रोपी चेंज इन स्मॉल टाइम, हम क्या कहते हैं इसको, एंट्रोपी प्रोडक्शन। ठीक है, ये होता है आपका जे आर एक्स के बराबर। ठीक है, तो जे एक्स क्या है, यहाँ पे जे जो है आपका फ्लक्स को दर्शाता है, एक्स क्या दर्शाता है, जनरलाइज्ड फोर्स को दर्शाता है। ठीक है, अब फ्लक्स रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, तो यू रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या दिखाया है यहाँ पे, न्यू। और जनरलाइज फोर्स जो है वो एफिनिटी पे डिपेंड करता है, ए एफिनिटी पे। चूँकि एफिनिटी टाइम डिपेंडेंट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए अपॉन टी रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको टी को शिफ्ट कराना पड़ेगा, ए एफिनिटी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो ये वाला जो रिलेशन है ये हम लास्ट में देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। यहाँ पे जे समेशन ऑफ जे आई एक्स जे आई, इसको लिखने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे फ्लक्स एंड फोर्सेस होंगे बहुत सारे रिएक्शन के मतलब से, कोई ए है, बी बना रहा है, ठीक है, बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है। इस तरह से एन मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे एन मॉलिक्यूल या जे मॉलिक्यूल हैं कह सकते हो। तो जे मॉलिक्यूल का फ्लक्स एंड फोर्सेस को क्या हम साधारणतः जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो समेशन चिन्ह दिखा रहा है, ये उनका साधारण जोड़ को दिखा रहा है। तो ये हमको सिद्ध करना है ना, ये हमको सिद्ध करना है कि वही साधारण जोड़ के जैसा होता है। ठीक है, समेशन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो साधारणतः मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो फॉर्मूला है
सिग्मा इज इक्वल टू DI/dt। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1/T A न्यू, ठीक है। अगर टी को ए को इधर रख दिया तो A/T न्यू हो गया, तो सिग्मा बराबर A/T न्यू हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपका क्या है, एंट्रोपी प्रोडक्शन है, ठीक है। ये हमने कई बार पिछले वीडियो सब में देखा है, ठीक है। इतना आना चाहिए कम से कम, ये जनरल फार्मूला एंट्रोपी का तो आना ही चाहिए आपको। ये हर जगह यूज होता है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, एक चीज़ और हमने देखा था, है ना, एब्सोल्यूट एंट्रोपी में इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ये भी चीज़ आपको आना चाहिए, है ना, पिछले वीडियो में है। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स एंड फोर्सेस को समझा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मान के चलो कोई कॉन्जुगेटिव रिएक्शन है। कॉन्जुगेटिव रिएक्शन कैसा होगा, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है। यहाँ पे ये रिएक्शन को देखने से क्या पता चल रहा है कि ए क्या है, रिएक्टेंट है, अब बी क्या है, हो सकता है बी हो सकता है इंटरमीडिएट है, और सी क्या है, प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। तीन चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इस रिएक्शन के लिए एफिनिटी अगर हम निकालते हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए और सेकेंड रिएक्शन के लिए एफिनिटी है। तो अच्छा, एफिनिटी के बराबर क्या होता है, एफिनिटी का मान जो होता है ए इज इक्वल टू माइनस न्यू गामा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन के साथ में होता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे A1 का एफिनिटी क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का एफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू बी माइनस न्यू ए हो गया। अब चूंकि ये फुल खुद ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले आ गया, ठीक है। अब नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, न्यू ए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसको मैं रीअरेंज कर दिया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। इसी तरह से A2 का भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू सी माइनस न्यू बी होगा, और सामने माइनस चिन्ह, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू बी माइनस न्यू सी हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब एक लाइन में यहाँ छोड़ दिया हूँ, न्यू सी माइनस न्यू बी होगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वाला नेगेटिव हो गया, बी वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो बस उसको लिख दिया, मैं इसको लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हमको दो इक्वेशन मिल गए हैं यहाँ पे, एक वाला ये और एक वाला ये, ठीक है। इसी प्रकार चेंज ऑफ मोल इन पर यूनिट टाइम, देखो यहाँ पे ये पर यूनिट टाइम क्यों लिया है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल जो रिएक्शन में चेंज हो रहा है ना, रिएक्शन में भाग लेगा तो भाई उसका मोल भी तो कुछ ना कुछ बदलेगा। ए पता नहीं कितना मोल का था, बी कितना मोल बना, सी कितना मोल बना, तो ये क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, फॉर ए कंपोनेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, dN/dt माइनस dN। देखो ए क्या हो रहा है, ए जो है वो घट रहा है ना, ए से बी बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इसको दर्शाते हैं हम क्या, न्यू1 से, ठीक है। अब न्यू1 नेगेटिव चिन्ह को यहाँ हटा के यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस न्यू1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस न्यू1 कर सकते हो, अगर ये नेगेटिव चिन्ह इस साइड ले आओगे तो, ठीक है जी। सी के लिए सी बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ कोई नेगेटिव नहीं होगा। सी तो लास्ट में बन रहा है ना, इसको हम मान लेते हैं कितना, न्यू2। अब न्यू भी चूँकि इंटरमीडिएट है, इसका मोल हम डायरेक्ट तो प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमको ए का कंपोनेंट का और बी का कंपोनेंट का मोल हमको नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस सी कर देंगे। ए में कितना सी बना है, ए से कितना सी बना है, ए में हम सी को घटा देंगे, तो उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, बी का कंपोनेंट का मोल होगा, ठीक है। यहाँ पे वही किए हम, ए को सी से घटा दिए। अब ए की वैल्यू में खुद से पहले से ही नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ घटाने वाला चिन्ह तो क्या है, घटाने वाले चिन्ह से आया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस के साथ में इसका मान क्या है, न्यू1 है, माइनस के साथ में इसका मान न्यू1 है, ठीक है जी। ये पूरा वैल्यू क्या है, न्यू1 है, यहाँ से आप देख सकते हो, है ना। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस न्यू1 रखते, और चूंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा दिया। डेल एन सी अपॉन डेल टी का वैल्यू क्या है, डेल एन सी अपॉन डेल टी का वैल्यू न्यू2, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, न्यू2 रख दिया। ठीक है, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। ये क्या बता रहा है, चेंज ऑफ मोल इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब एंट्रोपी प्रोडक्शन किस तरह से होता है, देखो एंट्रोपी प्रोडक्शन जो मैंने यहाँ ऊपर में जो फार्मूला लिखा था, सिग्मा इक्वल टू DIS अपॉन DT इक्वल टू 1/T ANU, जो कि इसका मान क्या होता है, 0 से ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ T को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, TDS मतलब T सिग्मा हो जाएगा। इसको T सिग्मा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। T सिग्मा बराबर क्या होता है, इस T सिग्मा बराबर क्या होता है, ANU होता है। अब हमारे पास A की 2 वैल्यू है, न्यू की 2 वैल्यू है, A1 A2 है, न्यू1 न्यू2 दो रिएक्शन हमने मान रखा है, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, अगर अब यहाँ हमको ये वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू मिल गया, और हमको क्या मिल गया, ये दोनों का वैल्यू मिल गया, ये वाला और ये वाला, मतलब एफिनिटी का वैल्यू मिल गया, हमको चेंज भी मिल गया नंबर ऑफ मोल और ये। अब हमको ये देखना है कि हम उसी रिएक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पाथ से कराएं, है ना, मतलब ए से डायरेक्टली सी बनाएं या फिर बी से सी बनाएं। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, सेम है, मतलब पाथ जो है, रास्ता जो है रिएक्शन का अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है, सेम है, प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तब क्या फ्लक्सेस एंड फोर्सेस ऊपर वाला जो कॉन्जुगेटिव रिएक्शन था उसके समान होगा, या फिर इस तरह के रिएक्शन का फ्लक्सेस एंड फोर्सेस ऊपर वाले रिएक्शन से डिफरेंट होगा, यही हमको देखना है। ठीक है, मतलब उसमें जनरलाइज एडिशन होता है कि नहीं। एफिनिटी निकाल लेते हैं फर्स्ट में, A1 डैश A2 डैश, एफिनिटी क्या हो जाएगा, न्यू ए माइनस न्यू सी, इसका ए और सी, चूँकि सी पहले था, है ना, ए भी वैसे ही था, माइनस न्यू सी अपॉन न्यू ए था। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया तो क्या हो गया, ए वाला सामने आ गया, सी वाला पीछे चला गया नेगेटिव साइन के साथ में, जैसे ऊपर में हमने किया है। ठीक है, अब ए और सी का वैल्यू क्या होता है, ए और न्यू सी का वैल्यू क्या होगा, न्यू ए जो होगा, देखो A2 प्राइम बराबर क्या हो जाएगा, ये जो पीछे था वो सामने होगा, मतलब न्यू सी माइनस न्यू बी, तो उसको भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, न्यू बी माइनस न्यू सी, नेगेटिव साइन, और ये जो वैल्यू होता है वो A2 के बराबर होता है। ठीक है, A2 के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे न्यू बी माइनस न्यू सी क्या होता है, A2 के बराबर होता है। लेकिन हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब ये ए और सी के बीच में क्या संबंध है, ए और सी के बीच में ये संबंध है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यू ए माइनस न्यू बी प्लस न्यू बी माइनस न्यू सी, मतलब ये क्या है, ये है A1 का जो ऊपर में हमने फार्मूला लिखा है, A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये वाला कट जाएगा बी, तो हमको क्या मिलेगा, न्यू ए माइनस यहाँ चिन्ह है, न्यू सी मिल जाएगा, न्यू ए माइनस न्यू सी, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए प्राइम का मान क्या मिल जाएगा, A1 प्लस A2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिला, A1 प्राइम इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, और A2 प्राइम का वैल्यू क्या मिल रहा है, A2। ठीक है जी, किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। ए से डायरेक्ट हम सी बना रहे हैं, अब बी से सी बना रहे हैं, तब उस कंडीशन में एफिनिटी अलग अलग आ रही है। पहले की एफिनिटी अलग है, देख लेना, यहाँ देख लो, पहले की एफिनिटी क्या थी, अलग है, A1 और A2 ही थी, है ना जी। लेकिन यहाँ पे A1 और A2 का वैल्यू क्या आ रहा है, कुछ अलग अलग आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन नहीं है। अब चेंज ऑफ मोल देखते हैं, चेंज ऑफ मोल कैसे देखते हैं, Na/DNA/dt। ठीक है, DNA ए कंपोनेंट में कितना परिवर्तन हुआ, चूंकि नेगेटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव नहीं लिखा तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव को लिख दिया, न्यू1 प्राइम। ठीक है, ये होगा, और डेल एन बी डेल टी, यहाँ बी का जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और सी बन रहा है, यहाँ पे माइनस न्यू2 प्राइम हो गया। अब सी का कॉन्सेंट्रेशन देखो दोनों में बन रहा है, 1 में भी बन रहा है और 2 में भी बन रहा है, पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन दोनों में बन रहा है, तो सी वाले को हम दोनों को पॉजिटिव रखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम ये याद रख लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, न्यू1 जो होगा
न्यू वन प्राइम के बराबर होगा, क्योंकि डी एन ए अपॉन डी टी, ए कंपोनेंट यहाँ भी था, यहाँ भी है, ए कंपोनेंट यहाँ भी था, है ना, यहाँ पे, और यहाँ भी है। तो दोनों कंपोनेंट में जो परिवर्तन होगा, चेंज ऑफ मोल, वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब न्यू वन इज इक्वल टू न्यू वन प्राइम। जहाँ पे न्यू वन है वहाँ पे न्यू वन प्राइम आप रख सकते हो। न्यू टू बराबर क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए हमने क्या निकाला है, दोनों न्यू टू बराबर क्या निकाला है हमने, कहाँ पे निकाला है, ये वाला न्यू टू ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी है यहाँ पे, ये वाला। बी के लिए क्या निकाले हैं, न्यू वन माइनस न्यू टू। यहाँ से हम क्या कर देंगे, न्यू वन प्लस न्यू टू, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन वहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्राइम वाला नेगेटिव साइन को हम ऑलरेडी न्यू वन माइनस माइनस न्यू टू प्राइम करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली क्या हो गया, प्लस हो गया। अब डेल एन सी अपॉन डेल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यू वन प्राइम प्लस न्यू टू प्राइम, ठीक है। अब न्यू टू प्राइम का वैल्यू क्या हो जा रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको सामने ले जाएं और इसको बाद में ले जाएं तो न्यू टू माइनस न्यू वन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू टू क्यों रखा गया हुआ है, क्योंकि न्यू वन प्राइम, एक सेकंड आगे देख लेता हूँ, है ना, क्या है। सेकेंड जो रिएक्शन है बी से सी बनने का, ठीक है, तो क्या बता रहा है, सी का कंसंट्रेशन को बता रहा है, और वन क्या बता रहा है, बी का कंसंट्रेशन को बता रहा है। तो बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, और सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से ये आ गया है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो एंट्रोपी प्रोडक्शन कितना होगा, ठीक है। तो टी डी आई एस अपॉन टी डी इज इक्वल टू ए वन प्राइम और न्यू वन प्राइम प्लस ए टू प्राइम न्यू टू प्राइम। तो ये दोनों वैल्यू हम प्राइम प्राइम लगा दिए हैं, पहले वाले जैसा ही है। अब ए वन प्राइम का वैल्यू क्या होता है, ए वन प्लस ए टू होता है, पिछला हमने देखा है। और यहाँ पे न्यू वन प्राइम का वैल्यू क्या होता है, न्यू वन, ठीक है। तो यहाँ से प्राइम प्राइम सब हट गया। अब ए टू का वैल्यू क्या होता है, ए टू ही होता है। और यहाँ पे न्यू टू प्राइम का वैल्यू क्या होता है, न्यू टू माइनस न्यू वन प्राइम, जो हमने लास्ट में देखा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन इंटू न्यू वन प्लस ए टू इंटू न्यू वन, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन न्यू टू ए टू न्यू टू माइनस ए टू न्यू वन प्राइम। अब वन प्राइम वाला जो होता है वो क्या होता है, न्यू वन के बराबर होता है, मतलब यहाँ प्राइम को हम हटा सकते हैं, ये वाला वैल्यू कट जाएगा, इसके साथ में बचेगा क्या, ए वन न्यू वन प्लस ए टू न्यू टू। मतलब ये सीधा सीधा एंट्रोपी प्रोडक्शन उससे रिलेटेड है, ठीक है। एंट्रोपी प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड है। जब यहाँ पे कॉन्जुगेटिव रिएक्शन तो था, पैरेलल रिएक्शन की एंट्रोपी प्रोडक्शन सेम होता है ना। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि इसमें जो एंट्रोपी प्रोडक्शन हो रहा है और जो कॉन्जुगेटिव रिएक्शन है उसमें एंट्रोपी प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों क्या है, सेम है ना। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम है, ये वाला एंट्रोपी प्रोडक्शन और यहाँ का जो एंट्रोपी प्रोडक्शन है वो, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, जिनसे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट भी सेम बन रहा है, यह कहा जा सकता है कि कॉन्जुगेटिव रिएक्शन तो था, उसी रिएक्शन का डिफरेंट पाथ से प्रोसीड कराने पर फ्लक्सेस तथा फोर्सेस भी क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, समेशन ऑफ जे एक्स जे इज इक्वल टू जे प्राइम जे एक्स प्राइम, समेशन ऑफ जे प्राइम और एक्स प्राइम दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये आपका कॉन्जुगेटिव रिएक्शन के लिए हो गया। और ये प्राइम वाला क्या था आपका, पैरेलल रिएक्शन के लिए हो गया। तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, मतलब दोनों में फ्लक्सेस एंड फोर्सेस का वैल्यू जो होता है वो एक समान लगता है, ठीक है। एफिनिटी और रेट, एफिनिटी और ए प्राइम और न्यू प्राइम, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है।
ये चीज़ जो है यहाँ से स्पष्ट होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं है ना। बस आपको क्या करना है, 3 स्टेप करना है। एक स्टेप में आपको एफिनिटी निकाल लेना है, एक स्टेप में चेंज ऑफ मोल निकाल लेना है, और एक स्टेप में एंट्रोपी प्रोडक्शन। ये वाला रिएक्शन के लिए हो गया आपका कॉन्जुगेटिव रिएक्शन के लिए। और लास्ट में जो पैरेलल रिएक्शन है उसका भी आप एंट्रोपी निकालोगे तो दोनों क्या हो जाता है, सेम आता है। जब दोनों का एंट्रोपी प्रोडक्शन सेम है तो यहाँ पे फ्लक्सेस एंड फोर्सेस का मान भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो चैनल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।